Assalamualaikum. In this video we will discuss control of narcotic substances एक्ट 1997 है हमारे पास। चैप्टर 4 है, इसमें फ्रीजिंग एंड फॉरफीचर ऑफ एसेट्स जो है ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एसेट्स किसी भी एक्यूज़ के, किसी मुलजिम के अगर ऑफेंस उसने वो कमिट किया है, ठीक है, या ऑफेंस कमिट कर रहा है या कोर्ट को लगता है कि रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर क्या है कि कोर्ट जो है उसके एसेट फ्रीज़ कर देगी, फॉरफीचर कर देगी। तो इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 37 को, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है। इसमें वो कहता है कि अगर स्पेशल कोर्ट जो कोई ऑफेंस, किसी ऑफेंस का उसके सामने ट्रायल चल रहा है किसी मुलजिम का, और अब कोर्ट के पास रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं, कोर्ट को यकीन हो गया कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो उस एक्यूज़ के या उसके रिलेटिव के या जो भी उसके एसोसिएट्स हैं उनके एसेट्स को फ्रीज़ करने का ऑर्डर दे सकते हैं। उसके अलावा वो कहता है कि डायरेक्टर जनरल या ऑफिसर इम्पार्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ CNSA। अब ये ऑफिसर जो अंडर सेक्शन 21, ये कौन सा ऑफिसर है, ये हम देख चुके हैं कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो अगर डायरेक्टर जनरल या ऑफिसर इम्पार्ड अंडर सेक्शन 21 उसका रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं, उसको लगता है कि कोई ऑफेंस अंडर CNSA कमिट किया गया है या कमिट किया जा रहा है, तो यहाँ पे उसके पास पावर है कि उस एक्यूज पर्सन के जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दे। अब एसेट फ्रीज़ करने के बाद क्या है कि विद इन 30 डेज़ जब वो एसेट फ्रीज़ कर लेगा, विद इन 30 डेज़ वो कोर्ट के सामने पेश होगा, वो तमाम सबूत, तमाम मटेरियल जो हैं वो कोर्ट के सामने पेश करेगा कि इन बुनियाद पे हमने इन पर्सन के एसेट जो हैं उनको फ्रीज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लगता है कि कोर्ट को कि सफिशेंट ग्राउंड्स मौजूद हैं और ये एसेट्स जो हैं इनके जो फ्रीज़ किए गए हैं ये ठीक किए गए हैं और कोर्ट को लगता है कि ये फ्रीज़ ही रहने चाहिए, तो फिर कोर्ट अकॉर्डिंग टू डैट फर्दर ऑर्डर दे देगी कि ये एसेट्स फ्रीज़ रहेंगे। अब सबसेक्शन 3 कहता है सेक्शन 37 का, वो कहता है कि कोई भी ऑफिसर है ये उसकी ड्यूटी है, शेल का वर्ड आ गया है, वो कहता है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो किसी भी एक्यूज पर्सन के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ट्रायल उनके कोई एसेट्स हैं उनको ट्रेस आउट करे, उनको आइडेंटिफाई करे, उनको फ्रीज़ करे। आगे वो कहते हैं फर्दर इसकी प्रोवाइजो हमारे पास आ गई है। इस प्रोवाइजो में वो कहते हैं कि डीजी या फिर कोई भी ऑफिसर जो है जिसने एसेट्स फ्रीज किए हैं, तो विद इन 30 डेज स्पेशल कोर्ट को बताएगा कि हमने ये एसेट्स जो हैं ये फ्रीज कर लिए गए, फ्रीज किए हैं। स्पेशल कोर्ट क्या करेगी कि वो उस पर्सन को जिसके एसेट फ्रीज होंगे उसको नोटिस भेजा जाएगा या फिर इन राइटिंग कोई ऑर्डर दे स्पेशल कोर्ट करेगी जिसमें जो एसेट फ्रीज हुए हैं आया उनको कंफर्म कर देगी, ठीक है, या फिर कि ये एसेट फ्रीज होने चाहिए या वो मनसूख कर देगी या फिर तब्दीली कर देगी कि कौन से एसेट फ्रीज होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होगा। सेक्शन 38 है ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स। अब ये कहते हैं सेक्शन 38 के अगर कोई कंप्लेन रिसीव हो या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिले या रीज़नेबल सस्पिशन हो, तो फिर वो कहता है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो कहते हैं कि कोई भी ऑफिसर जो है एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 21 नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या कोई ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड हो अंडर सेक्शन 37 जो अभी हम पढ़ चुके हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसे तमाम एसेट्स को ट्रेस आउट करेगा और उनको आइडेंटिफाई करेगा जबकि कोई कंप्लेन रिसीव हो या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो या सफिशेंट सस्पिशन जो है वो पाया जाए। अब यहाँ पे वो कहता है कि ऑन रिसीट ऑफ ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फॉरेन कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, तो फिर क्या है कि शहरी जो अगर पाकिस्तान का है उस पर कोई ऑफेंस का चार्ज लगा है जो कि ऑफेंस फॉल करता है अंडर दिस एक्ट, तो फिर ऑफिसर जो होगा एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 21 या कोई और ऑफिसर ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन 37, तो वो क्या करेंगे कि जितने भी एसेट्स हैं उस पर्सन के उनको ट्रेस आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट वो कहता है सबसेक्शन 3 में कि कोई इंफॉर्मेशन अगर किसी भी एसेट्स के मुतल्लिक मिलती है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन
किसी पर्सन के एसेट जो है उनको फ्रीज किया जाए या कर रहे हो, तो फिर वो कहता है कि जो ये इंफॉर्मेशन है इसको जो कोर्ट होगी उसके सामने रखा जाएगा। ठीक है, कि इस पर्सन के अगेंस्ट जो है इसके एसेट्स इस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन जो है वो लिया गया है। या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है आउटसाइड द पाकिस्तान, तो फिर हाई कोर्ट के सामने जो है वो इंफॉर्मेशन रखी जाएगी और जो एसेट फॉरफिट किए गए हैं उनका पर्पस जो है वो अंडर सेक्शन 40 वो बयान किया जाएगा कि इस पर्पस के लिए इसके एसेट फॉरफिट किए गए हैं। अब वो कहता है भी पर्सन के अगेंस्ट जब कोई भी कार्रवाई की जाए अबाउट ट्रेसिंग ऑफ एसेट, तो वो कहता है इसमें उस पर्सन की इंक्वायरी शामिल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, सर्वेज शामिल होंगे, किसी भी पर्सन के कोई किसी भी प्लेस के प्रेमिसेस के प्रॉपर्टी के कन्वेंस के कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या बुक ऑफ अकाउंट्स मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें शामिल होंगी जब भी किसी पर्सन के एसेट्स को ट्रेस आउट किया जा रहा हो, उनको फ्रीज किया जा रहा हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 39। इसमें वो कहता है ऑर्डर फॉर फीचर ऑफ एसेट्स। तो अब सेक्शन 37 था फ्रीज करने का, 38 था एसेट्स को ट्रेस आउट करने का, अब 39 हमारे पास आ गया है कि उन एसेट्स को फॉरफीट करने का ऑर्डर। स्पेशल कोर्ट जो है अगर वो किसी एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर देती है, ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद साबित हो जाता है कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर क्या होता है कि अंडर सेक्शन 13 में उस एक्यूज को 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की जब सज़ा दी गई हो, तो फिर डायरेक्टर जनरल या ऑफिसर ऑथोराइज जो है ये कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है, इन रिटर्न फॉर्म एप्लीकेशन लिखेगा, उसमें कहेगा कि ये एक्यूज कन्विक्टेड जो पर्सन है इसके ये एसेट्स हैं, ये इसने इन मंशियात के कारोबार से ये बनाए हैं और ये इसके एसोसिएट्स हैं, रिलेटिव्स हैं या कोई भी पर्सन उसके साथ अटैच है, तो ये उनकी बिलोंगिंग्स हैं, एसेट्स हैं। तो यहाँ पे वो ऑफिसर डीजी या फिर वो ऑफिसर ऑथोराइज जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि इन तमाम एसेट्स को बहक सरकार जो है जब्त कर लिया जाए। अब यहाँ पे वो कहता है कि स्पेशल कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि जो एसेट्स हैं ये तमाम के तमाम ड्राइव किए गए हैं, जनरेटेड किए गए या ऑब्टेन किए गए हैं अंडर सेक्शन 12 ये फॉल करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या है कि वो कोर्ट ऑर्डर कर देगी इन तमाम एसेट्स को फॉरफिट करने की, इन्हें बहक सरकार जब्त करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा और ये फेडरल गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएगा। आगे वो कहता है कि जब भी कोई ऐसा ऑर्डर किया जा रहा हो तो यहाँ पे सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी कि वो एक शो काज नोटिस जो है वो इशू करेगी उस पर्सन को और उनको एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी फ्राहम की जाएगी कि वो आए, आके अपने उनको दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा, बगैर किसी को सुने कोई फैसला नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लगता है कोर्ट एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी फ्राहम करने की कोई नोटिस देती है, कोई डेट मुकर्रर करती है और टाइम एंड अगेन उनको नोटिस भेजा जाता है, उनको कहा जाता है, उसके बावजूद भी कोई नहीं पेश होता, तो फिर सफिशेंट एविडेंस अगर मौजूद है तो फिर यहाँ पे क्या है कि कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर के ज़रिए उस एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी एसेट्स हैं उनको फॉरफिट कर लेगी, बहक सरकार उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। कोई भी एसेट जो जिसको बाहक सरकार जब्त किया जाता है वो फेडरल गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर कोई कंपनी है उसका कोई शेयर है तो वो भी उसके अकॉर्डिंग जो रजिस्टर होगी तो वो फेडरल गवर्नमेंट के नाम से वो शेयर रजिस्टर हो जाएंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट के खाते में उसके ख़जाने में जमा हो जाएंगे। सेक्शन 40 है हमारे पास फॉर फीचर ऑफ एसेट ऑफ पर्सन कन्विक्टेड अब्रॉड। अब अगर कोई पर्सन है उसको कन्विक्शन हो गई है, ऑफेंस जो है वो साबित हो गया और वो बाहर के मुल्क में रहता है, तो फिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, वो सेक्शन 40 कहता है कोई पर्सन है उसने कोई ऑफेंस कमिट किया बाहर, उसका ट्रायल हुआ है फॉरेन कोर्ट में, अब पाकिस्तान का शहरी है,
पाकिस्तान में के जो एक्ट है CNSA, इसके अंडर भी वो ऑफेंस फाल करता है, पनिशमेंट हो गई है। तो यहाँ पे क्या है कि जो डायरेक्टर जनरल है वो स्पेशल कोर्ट को इन रिटन फॉर्म, या कोई ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड होगा बाय फेडरल गवर्नमेंट, इन रिटन फॉर्म एप्लीकेशन देगा और कहेगा कि फ़लाँ सिटीज़न है, उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, ऑफेंस प्रूव हो गया है, उसको कन्विक्शन हो गई है, तो उसके जो एसेट्स हैं वो फॉरफिट कर लिए जाएं, बाहक सरकार फेडरल गवर्नमेंट उसको जब्त कर लिया जाए। अब यहाँ पे वो कहता है कि स्पेशल कोर्ट जो है ये क्या करेगी, जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन आएगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट, फॉरेन जजमेंट जो है वो कंपिटेंट कोर्ट जो कोर्ट होगी वो ये देखेगी कि कोर्ट जिसने कोई फैसला दिया है, फॉरेन जजमेंट आई है, एक तो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ होंगी, उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, और फिर ये देखा जाएगा कि आया जो ऑर्डर पास किया है फॉरेन कोर्ट ने वो कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट थी, उसने मेरिट पे फैसला किया है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, किसी भी पाकिस्तान के लॉ की कंट्रावेंशन नहीं हुई है, उसके अलावा उस पर्सन को अपील, रिवीजन और रिव्यू का हक दिया गया है। जब ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर क्या है कि स्पेशल कोर्ट के पास पावर है कि वो उन एसेट्स को फॉरफिट करने का हुक्म दे सकती है। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि जब कोई भी ऐसा एप्लीकेशन आती है DG की तरफ से या फिर ऑथराइज ऑफिसर की तरफ से कि इस पर्सन के एसेट जो हैं वो फॉरफिट कर लिए जाएं, बाकी सरकार जब्त कर लिए जाए, तो वहाँ पे क्या है कि उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसको सुना जाएगा उस शहरी को कि वो अपने हक में क्या कहता है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो ये साबित करे कि उसने ये एसेट इस ऑफेंस के, इस जुर्म के ज़रिए नहीं बनाए। तो यहाँ पे दोनों पार्टियों को सुना जाएगा, उस पर्सन को भी सुना जाएगा, उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन देगी। अब यहाँ पे कोर्ट के पास ये हक कोर्ट के पास ये पार है कि वो किसी भी ये ऐसे हक सरकार जब भी कोई प्रॉपर्टी जब्त कर रही हो तो उसमें वो ये भी कर सकती है कि उसके एसोसिएट जो हैं, उसके रिलेटिव जो हैं, जो भी पर्सन है, उनको भी सुन के उनके एसेट्स भी फ्रीज कर सकती है। ये कोर्ट के पास पार है। सेक्शन 40A हमारे पास आ गया, जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट। उसमें वो कहता है कि स्पेशल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कहता है कोई कोर्ट अदर देन स्पेशल कोर्ट उसके पास पार नहीं होगी कि कोई भी ऐसा सूट है, कोई सूट हो गया, कोई क्लेम है रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है, कि वो ऐसा सूट, ऐसा क्लेम, जो ऐसा कोई केस जो चल रहा है जिसमें प्रॉपर्टी के से रिलेटेड है, उसको फॉरफिट फ्रीजिंग का है या उस एसेट को बाहक सरकार जब्त करने का केस है, तो वो कहता है यहाँ पे जुरिस्डिक्शन जो है वो स्पेशल कोर्ट के पास होगी। स्पेशल कोर्ट ही अंडर सेक्शन 39 और 40 इन एसेट्स के केसेस को, इन प्रॉपर्टी के केसेस को सुनेगी और उनके अकॉर्डिंग उस पर डिसीजन दे सकती है। सेक्शन 41 है, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एलियनेशन ऑफ फ्रीज प्रॉपर्टी। इसमें वो कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी उसको फ्रीज का ऑर्डर दे दिया गया है अंडर सेक्शन 37 या सेक्शन 40, तो यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी पर्सन उस एसेट्स को, उस प्रॉपर्टी को जिसका फ्रीज का ऑर्डर दिया गया है, उसको किसी भी तरह से ट्रांसफ़र करता है, उसका इंतकाल करता है, ठीक है, बगैर उसके डिसीजन से पहले, कि जो प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है उसके डिसीजन से पहले, तो वो कहता है कि ऐसा तमाम जो इंतकाल या ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स होगा उसकी कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं होगी, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब वो कहता है कि कोई भी पर्सन जब उसे पता है कि अंडर सेक्शन 37 और 40 उसकी कार्रवाई उन एसेट्स की चल रही है, तो वो फिर भी जानते बूझते हुए उन एसेट को ट्रांसफ़र करेगा, उनका इंतकाल करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करेगा, ठीक है, अब ऑनरशिप चेंज कर देगा, या ऐसा कोई भी एक्टिविटी करता है, तो फिर वो कहते हैं कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। अब यहाँ पे वो कहता है कि उसको 3 साल तक कैद या फिर फाइन या फिर दोनों उसकी सज़ा उस पर्सन को हो सकती है। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 42, पनिशमेंट फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन अप अंडर दिस एक्ट। कोई भी पर्सन है जिसको कोई एसेट डिलीवर किए जा रहे हैं, जब पता है कि इन एसेट के अंडर सेक्शन 37 और 30 अंडर सेक्शन 40 कार्रवाई चल रही है, इन एसेट्स को फ्रीज किया गया है, फिर भी वो उन एसेट्स को एक्वायर करता है, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, ये सब जानते बूझते हुए भी, तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि उसको 3 साल तक सज़ा और उसके साथ उसे जुर्माना हो सकता है।
अब सेक्शन 43 है, ये कहता है पावर टू टेक पोजेशन। इसमें वो कहता है कि जब कोई एसेट जो है बाहक सरकार जब्त करने का उन्हें ऑर्डर दे दिया गया हो, तो यहाँ पे वो कहता है कि कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो है वो उस पर्सन जिसके पास वो तमाम एसेट्स हों उसको ऑर्डर करेगी कि वो तमाम एसेट जो हैं ये सरेंडर कर दे और इनको डिलीवर कर दे, इनकी पोजेशन किसी भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को जो कि अपॉइंट किया गया अंडर सेक्शन 44, या कोई भी पर्सन जिसको स्पेशल कोर्ट ऑथोराइज करती है कि उनके सामने इनकी इन एसेट्स की पोजेशन को सरेंडर कर दे, डिलीवर कर दे और उस पर्सन को दे दे। अब यहाँ पे कोई पर्सन जो है ऐसे तमाम एसेट जो भारत सरकार जब्त किए गए हैं उनको सरेंडर नहीं करता, रिफ्यूज़ करता है, तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस जगह पे वो एसेट्स मौजूद होंगे उसके सुप्रीडेंट जो पुलिस होगा उसको कह के उस जगह के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस जो अपॉइंट किया जाएगा या कोई पर्सन ऑथोराइज्ड है, तो ये सिक्योर किया जाएगा कि उस पर्सन को वो एसेट्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए जाएं। सेक्शन 44 आ गया कि अब जो एसेट फॉरफीट हो गए हैं, भारत सरकार जब्त हो गए हैं या फ्रीज हो गए हैं, तो उन एसेट्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है। कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है जो उसे लगता है कि फिट पर्सन है, ये ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है, ये इन एसेट्स को मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि उस एडमिनिस्ट्रेटर को फेडरल गवर्नमेंट पावर दे देगी कि इन एसेट्स को इनकी मेंटेनेंस करे, इनको डिस्पोज ऑफ करे, या इनको जिस तरह भी हो सकता है उसके ज़रूरी हो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एसेट उनको मैनेज करे और बाहक सरकार जो है उनको अमल में कार्रवाई ये सारी उन एसेट्स की अमल में लाई जाए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए फेडरल गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।